Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Myself Sanjeev Kumar Pathak and today we are going to start next lecture of class 10th biology and the chapter is life process. In last lecture I gave the concept of human excretory system and excretion in plant. It means क्या कह सकते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन को कंप्लीटली ओवर कर लिया था कि एनिमल्स के केस में कैसे एक्सक्रीशन होता है। बताया था आपको एनिमल्स के केस में एक्सक्रीशन करने के लिए एक वेल स्पेशलाइज्ड सिस्टम वर्क करता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था उसके, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे यूरिन बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है, ये सारे प्रोसीजर्स हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। बात समझ में आई? अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, चैनल पे विजिट करिए डॉन बॉस्को स्कूल, उसमें प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां से आप इस लेक्चर्स को देख सकते हैं, इसके पहले के लेक्चर्स को। और अभी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर को पहले प्रोसीड करो, इस लेक्चर को कंप्लीट करो, देख लो, उसके बाद में क्या होगा, प्लेलिस्ट में जाके आप उस लेक्चर को देख लेना। ठीक है? तो आज बेसिकली हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ लिया हमने? बताया था पूरे चैप्टर में हमको केवल सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने खत्म कर लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म कर लिया। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस या बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, दैट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या स्टार्ट होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नाम समझना है, सर्कुलेशन क्या होना? सर्कुलेशन होना, कोई चीज सर्कुलेट हो रही होगी। तो सर्कुलेट होगी मतलब एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या होगा? ट्रांसफर हो रहा होगा। तो जब कोई चीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होती है तो उसको आप क्या कहते हो? ट्रांसपोर्टेशन कहते हो। क्या कहते हो? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लो आप यहाँ पे गोरखपुर से कोई चीज आपको ले आनी है, ठीक है, कोई चीज इंपोर्ट करानी है, वो वहां से इंपोर्ट होके बस्ती है, तो ये चीज क्या हुआ? गोरखपुर मतलब एक प्लेस से बस्ती, सेकंड प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। तो वहां पे जो सब्सटेंस आया उसका क्या हुआ? एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट हुआ। वही चीज हमको ह्यूमन बॉडी में पढ़नी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल से या बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और इसी ट्रांसपोर्ट होने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो? ट्रांसपोर्टेशन कहते हो। क्या कहते हो? ट्रांसपोर्टेशन। बात समझ में आई? तो चलिए आज हम एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। उससे पहले एक चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, कोई भी अगर न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हो उसमें जो भी डाउट्स हो रहे हो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या चीजें नहीं समझ में आती या कहां पे बच्चों को डाउट क्रिएट हो रहा, ठीक है, उस चीज को और भी क्लेरिफाई करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ जो डाउट होगा उसका आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और डाउट भी क्रिएट नहीं होगा। बात समझ में? चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेसिकली एक फ्रेश टॉपिक के साथ, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो फटाफट एक न्यू हेडिंग लगाइए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है समझिए इस चीज को। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब क्या कि सब्सटेंस का क्या होना? मूवमेंट होना। तो आप क्या कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या कह सकते हो कि द प्रोसेस इन विच substance are carried out from one part of the body to the another part of the body is called as a transportation। बात समझ में आई? मतलब कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो डेफिनेशन मेंशन करो कि डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस, डेफिनेशन लिखिए इसके लिए कि क्या हो जाएगा डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच
substances are carried out from one part of the body to another part of the body। भाषण में डेफिनेशन क्या हमने लिखा कि द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर कैरीड आउट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो सब्सटेंस है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, वन पार्ट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है, कैरीड आउट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है एक्चुअल में। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें कि ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में सब्सटेंस का मूवमेंट बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट तक हो रहा होता है। बॉडी के एक पार्ट से वन करिएगा, यहाँ पे ओपन हो गया, सॉरी। बॉडी के वन पार्ट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूवमेंट होता है सब्सटेंस का। सब्सटेंस क्या हो रहे होते हैं? यहाँ पे मूव हो रहे होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कह रहे होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी चीज, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें कि जो ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम डिस्कस करें आपसे कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो कितने टाइप के होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। फर्स्ट तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सेकंड क्या होता है? दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है? जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। तो याद रखिएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। अगर हम वही डिस्कस करें कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली कितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं? 2। पहला क्या होगा? फर्स्ट ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट है वो आ रहे होते हैं, ऑल प्लांट्स। और दूसरा क्या होता है? ऑल एनिमल्स। क्या होते हैं? ऑल एनिमल्स। तो जितने प्लांट्स हैं और जितने एनिमल्स हैं वो सब किस में आते हैं? दैट इज कम्स इन अ मल्टीसेलुलर। ये सब किस में आते हैं? मल्टीसेलुलर में आते हैं। किस में आते हैं? मल्टीसेलुलर। और जितने आपकी क्या कह सकते हैं यूनिसेलुलर है, उनमें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें कौन आते हैं? ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं ये सब किस में आते हैं? मल्टीसेलुलर में। अब प्लांट में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, क्या होने के लिए? प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, प्लांट में ट्रांसपोर्ट होने के लिए
क्या होता है, एक वेल स्पेशलाइज्ड सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, एक वेल स्पेशलाइज्ड सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम। बात समझ में आई कि प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को होने के लिए क्या होता है, एक वेल स्पेशलाइज्ड सिस्टम वर्क करता है, और वो सिस्टम कौन सा है, दैट इज वेस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है। और इसी तरह एनिमल्स के केस में अगर देखा जाए तो एनिमल के केस में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, क्या होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक वेल स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्लांट में होने के लिए एक क्या है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। प्लांट में होने के लिए भी एक क्या है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। उस स्पेशलाइज्ड सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। और एनिमल में भी होने के लिए एक वेल स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। और इस स्पेशलाइज्ड सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ में आई। यहां पे जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसके बेसिकली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट होते हैं वेस्कुलर सिस्टम के। फर्स्ट होता है जाइलम, फर्स्ट होता है जाइलम, और दूसरा क्या होता है, दैट इज फ्लोएम। तो दो होते हैं, एक जाइलम होता है और एक क्या होता है, फ्लोएम एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हमने बताया वेस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं, दो चीजें आती हैं, एक जाइलम होता है और एक क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, फ्लोएम एग्जिस्ट कर रहा होता है। बेसिकली जो जाइलम एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये जाइलम क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के केस में, ठीक है। और जो आपका फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो आइए समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें क्या है, सब्सटेंस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम बेसिकली देखें तो दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी बॉडी किससे बनी होगी, सिंगल सेल से। एक मल्टीसेलुलर, जिनकी बॉडी क्या होती है, मोर देन वन सेल से बनी होती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन। और आप सब जानते हो, कई बार रिपीट करा चुका हूं कि डिफ्यूजन क्या होता है। नहीं, डिफ्यूजन क्या होता है बता रखा, नहीं बता रखा, कई बार बताया। तो नहीं मालूम तो सुन लो, डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड होता है, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बात समझ में आई। तो यूनिसेलुलर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मल्टीसेलुलर में दो आते हैं, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होगा एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम के थ्रू होगा, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें दो चीजें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी चीज, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज आल्सो अकर विद अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम। ये भी किसके थ्रू हो रहा होता है, एक वेल स्पेशलाइज्ड सिस्टम के थ्रू होता है। वो कौन सा सिस्टम है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ में आई यहां तक। दूसरी चीज क्या है कि ये तो किसके बारे में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो गया। आपको पता चल गया कि जो यूनिसेलुलर है उनमें ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन के थ्रू होगा, डिफ्यूजन आपको मालूम है। मल्टीसेलुलर एग्जांपल लिख लो, यूनिसेलुलर का चाहो तो यहीं पे एग्जांपल लिख लो। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहीं पे लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल अमीबा, फॉर एग्जांपल अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास।
तो एग्जांपल लिख लीजिए अमीबा एंड क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। इन सब में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। अब दो बचे आपके प्लांट और एनिमल्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनिमल के केस में और फिर हम डिस्कस करेंगे प्लांट के केस में। तो चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनिमल के केस में। तो एनिमल के केस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये हम किसके केस में पढ़ेंगे? एग्जांपल लिख लीजिए, किस में पढ़ रहे हैं? एग्जांपल यहाँ पे क्या है? ह्यूमन के केस में। किसके केस में? ह्यूमन के केस में। तो ह्यूमन के केस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करेगा उस सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्या कहोगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहोगे। क्या कहोगे सर्कुलेटरी सिस्टम को? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहोगे। तो ह्यूमन के केस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक फ्रेश न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि क्या डिस्कस करेंगे? पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फटाफट एक फ्रेश हेडिंग लगाइए, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आइडिया है कुछ? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर डेफिनेशन के फॉर्म में कहें कि एक्चुअल में होता क्या है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप क्या कह सकते हो? डेफिनेशन क्या लिख सकते हो उसकी? देखो बहुत इजी सी उसकी भी डेफिनेशन है। देखो सुन लो पहले, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम which control and coordinate। क्या डेफिनेशन? the system which control and coordinate the process of circulation in human। ह्यूमन के अंदर जो सिस्टम सर्कुलेशन की प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है उस सिस्टम को हम अपन क्या कहते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जो भी सिस्टम ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन की प्रोसेस को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेगा दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फटाफट नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे? दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हेडिंग लगाइए ह्यूमन सर्कुलेटरी, that is human circulatory system। human circulatory system, human circulatory system। अब देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? डेफिनेशन आपको अभी बता दिया। अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या लिख सकते हो डेफिनेशन? कि द system which control and coordinate the process of circulation, और इजी वर्ड में क्या लिखोगे? और ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस इन ह्यूमन is called human circulatory सिस्टम। बात समझ में आई? हमने क्या कहा? द सिस्टम, वो सिस्टम विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब समझो एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रोपागेट कराना, ठीक है। तो वो सिस्टम जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है किसको? द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन की प्रोसेस को या सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट को, किसके, कहां पे? ह्यूमन के केस में उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो सर्कुलेशन की प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। किसके केस में करता है? ह्यूमन के केस में कर रहा होता है। उस सिस्टम को अपन क्या कह रहे होते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे होते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेशन की प्रोसेस को एक्चुअल में कर रहा होता है, ये किसके केस में? ह्यूमन के केस में। तो अगर चाहो
तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, दैट इज ह्यूमन। ये किस में वर्क करेगा, ह्यूमन में वर्क कर रहा होगा, एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन लिख सकते हैं। दूसरी चीज, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंस्टिट्यूट किससे होता है, किससे बना होता है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट जो होता है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सर्कुलेटिंग मीडियम, कि किस मीडियम में सर्कुलेशन हो रहा है, किस मीडियम में, किस फॉर्म में, सबस्टेंस किसके थ्रू, सबस्टेंस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन सा ऐसा मीडियम है जो सर्कुलेशन कर रहा है, जिसके साथ चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, बात समझ में आई, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मीडियम कह रहे होते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है सर्कुलेटरी मीडियम के बाद ब्लड वेसल्स। क्या होता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उस सर्कुलेटरी मीडियम को, जो भी सर्कुलेटरी मीडियम होगा, उस सर्कुलेटरी मीडियम को अपने अंदर क्या कर रही होती है, कैरी करती है, और उसी के थ्रू वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सर्कुलेट होता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है द पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन मतलब क्या, हार्ट, जो क्या करता है, आपका बेसिकली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड का फ्लो करा रहा होता है। बात समझ में आई। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर क्या होगा, आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंस्टिट्यूट हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर चाहो तो यहां एक फ्लो चार्ट बना लो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंस्टिट्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक चार्ट बनाइए। फर्स्ट हमने क्या कहा कि यहां पे किस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा, ये बेसिकली अभी बताया आपको कितने कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट होता है, 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसके, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेंशन इट। फर्स्ट होता है दैट इज सर्कुलेटिंग मीडियम। पहला क्या होता है, सर्कुलेटिंग मीडियम, किसके थ्रू, किस मीडियम में सर्कुलेशन हो रहा है, वो पहला कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है, सेकंड कंपोनेंट, वो सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, ब्लड वेसल्स। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, ब्लड वेसल्स। पहला कंपोनेंट क्या है, सर्कुलेटिंग मीडियम। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज पंपिंग ऑर्गन। क्या होता है, दैट इज पंपिंग ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट। तो जो आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है, 3 कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन से 3 कंपोनेंट हैं, दैट इज सर्कुलेटरी मीडियम। पहला मीडियम क्या है, सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम क्या, वो मीडियम जिस मीडियम में सर्कुलेशन होगा, उस मीडियम को आप क्या कहोगे, सर्कुलेटरी मीडियम कहोगे। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब क्या, कौन कौन से सर्कुलेटरी मीडियम्स होते हैं, लिख लो यहाँ पे 2 सर्कुलेटरी मीडियम्स होते हैं। कौन कौन सर्कुलेटरी मीडियम है, 2 सर्कुलेटरी मीडियम है। कौन कौन से, पहला होता है ब्लड, फर्स्ट क्या है, ब्लड होता है, और सेकंड क्या होता है, दैट इज लिम्फ। तो 2 सर्कुलेटरी मीडियम होते हैं, एक ब्लड होता है और दूसरा क्या होता है, लिम्फ होता है। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि द सबस्टेंस which are required for survival of organism, that substances are transport
बाय सर्कुलेटरी मीडियम या सर्कुलेटिंग मीडियम देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि द सब्सटेंस विच रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो सब्सटेंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? इस सर्कुलेटरी मीडियम के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू होता है। जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं? अगर हम एग्जांपल लिखे इसी के केस में तो लिखिए फॉर एग्जांपल। क्या एग्जांपल होगा इसका? फॉर एग्जांपल लिख लीजिए फूड, या हाँ फूड लिख सकते हो, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या आप इनडायरेक्ट वे में और करके क्या लिख सकते हो? रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी मीडियम करता है। इन सभी का ट्रांसपोर्ट, चाहे वो फूड हो गया, चाहे वो ऑक्सीजन हो गया, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या इनडायरेक्ट में कहो तो रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है? सर्कुलेटरी मीडियम कराता है। कौन कराता है? सर्कुलेटरी मीडियम कराता है। बात समझ में? दूसरी चीज लिम्फ जो होता है, ये लिम्फ क्या होता है? इसको फ्लो करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम बना होता है इनके लिए, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कह रहे होते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला है फर्स्ट, दैट इज आर्टरी। फर्स्ट क्या है? आर्टरी। सेकंड क्या है? दैट इज वेन। और थर्ड क्या है? दैट इज कैपिलरी। तो 3 होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। और जो पंपिंग ऑर्गन होता है, ये पंपिंग ऑर्गन क्या है? दैट इज हार्ट। पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? हार्ट होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि यहां पे जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये 3 कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट होगा। सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड वेसल्स और पंपिंग ऑर्गन, ये 3 कंपोनेंट होंगे। सर्कुलेटरी मीडियम में 2 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ये जो सर्कुलेटरी मीडियम होता है, ये उन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है? जरूरी है। जैसे आपका फूड हो गया, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गए, हार्मोन्स हो गए, क्या हो गया? आप यहां कॉमा करके कौन लिख लो? हार्मोन्स हो गए। इन सभी का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा होता है? सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड और लिम्फ कर रहे होते हैं। लिम्फ को फ्लो करने के लिए एक सिस्टम वर्क करता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। दूसरी चीज, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सा होता है? आर्टरी, वेन और कैपिलरी। और जो पंपिंग ऑर्गन है वो क्या है? आपका हार्ट है। बात समझ आई यहां तक? कोई डाउट नहीं है ना? इसको नोट डाउन करो, इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिटेल डिस्कस करते हैं। पहला कंपोनेंट लेके, दैट इज ब्लड। कौन सा कंपोनेंट लेंगे? ब्लड। सर्कुलेटरी मीडियम का डेफिनेशन जानते हो? लिख लेना कहीं पे। सर्कुलेटरी मीडियम क्या होता है? द मीडियम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस। वो मीडियम जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस को क्या करता है? हमारे बॉडी में सर्कुलेट कराता है। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी मीडियम। उसमें कौन कौन सा है? ब्लड है और लिम्फ है। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? ब्लड को डिस्कस करेंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम ब्लड स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फटाफट ब्लड। ब्लड के बारे में सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है ब्लड भी? हाँ, ब्लड के बारे में तो सबको पता होगा ना। तो क्या होता है ब्लड, बताइए। बहुत इजी है यार, अभी डिस्कस करेंगे। देखो बेसिकली जो ब्लड होता है ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ रहे हो? ये क्या एक्चुअल में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है।
दूसरी चीज ओरिजिन कैसी होती है। अच्छा पहले नॉर्मल चीज देखो, सबसे पहली चीज ये देखो कि जो ब्लड है उसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है। कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। तो स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है, फ्लूइड की तरह होता है। कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। बात समझ में आई। तो सबसे पहली हेडिंग लगाइए इस सर्कुलेटरी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, कौन सी हेडिंग लगाएंगे, इसको बता दीजिए। और यहां पे फर्स्ट हेडिंग लगाइए दैट इज ब्लड। क्या हेडिंग लगाएंगे, दैट इज ब्लड। ब्लड के केस में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज, कुछ स्टेटमेंट याद रखो ब्लड के केस में कि होता क्या क्या है इसके केस में। देखो सबसे पहली चीज ये है क्या, इट इज अ लिक्विड फॉर्म और फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। पहले चीज समझ में। दूसरी चीज, जो आपका ब्लड होता है ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसका कलर नॉर्मल जो आप देखते हो ब्लड के केस में, पहले क्या देखते हो, लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो लिक्विड है, फ्लूइड के फॉर्म में होता है। कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट करने का काम वर्क कर रहा होता है। बात समझ में आई, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दूसरी चीज, कलर कैसा होता है ब्लड का, तो रेड कलर होता है। तो यहां पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इट इज रेड इन कलर, तो लिख लो इट इज रेड इन कलर। कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। क्यों रेड कलर होता है, ये रीजन याद रखिएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, दैट इज हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्या, दैट इज हीमोग्लोबिन। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज, यहां पे लिखिए बिकॉज इट हेल्प इन, लिखिए यहां पे, इट हेल्प इन the process of respiration or transport of respiratory gases। बात समझ आए। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हेल्प करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, और रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में भी ये क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि इसकी ओरिजिन कैसी होती है, तो लिख लीजिएगा कि कैसी ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। अब मीजोडर्म क्या होता है, देखिए जब बॉडी, मीजोडर्मल ओरिजिन कहने का मतलब क्या, हमने कहा ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। अब इसको समझो, यहां पे मीजोडर्मल ओरिजिन कहने का क्या मतलब है। मीजोडर्मल ओरिजिन कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, मान यही लिख लो कि मीजोडर्मल ओरिजिन होने का मतलब क्या, कि जो आपका ब्लड है वो किससे बना होता है, मीजोडर्म से बना होता है। ठीक है, उस टाइप की ओरिजिन को आप क्या कहोगे, मीजोडर्मल ओरिजिन कहोगे। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे कि ब्लड इज फॉर्म्ड बाय मिडिल लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो ब्लड होता है ये किससे फॉर्म होता है, मिडिल लेयर से। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, तो जब एम्ब्रियो का, यहां पे कहीं साइड में देख लो कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है,
इस टाइम पे एक लेयर बनती है जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। और ये लेयर 3 टाइप की होती है। इन्हीं लेयर से, इसी एम्ब्रियोनिक लेयर से पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म होती है। हमने कहा ना कि जब एम्ब्रियो जानते हो क्या होता है, अब ये नहीं पता होगा एम्ब्रियो क्या होता है। देखो एम्ब्रियो क्या होता है, इधर समझो। जैसे मान लो एक मेल गैमेट है, सपोज ये एक मेल बॉडी है और ये एक फीमेल बॉडी है। तो जो मेल बॉडी है इसके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसकी बॉडी से क्या निकलता है, स्पर्म। और जो फीमेल बॉडी है इसकी बॉडी से क्या निकलता है, ओवम। जब दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो दोनों के फ्यूज करने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट ग्रो होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो। उसी एम्ब्रियो की बात हम यहां पे कर रहे हैं। तो जब वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो क्या बनती है, एम्ब्रियोनिक लेयर। और इसी एम्ब्रियोनिक लेयर से क्या डेवलप होता है, बॉडी फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, बॉडी। जो बॉडी बनेगी वो किससे बनती है, इन्हीं एम्ब्रियोनिक लेयर से। 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट होता है एक्टोडर्म, फर्स्ट होता है दैट इज एक्टोडर्म। सेकंड होता है दैट इज मीजोडर्म, सेकंड क्या होगा, मीजोडर्म। और थर्ड जो होता है दैट इज एंडोडर्म। तो 3 है, एक्टो, मीजो और एंडो। अगर बॉडी एक्टोडर्म से बनी होगी तो ओरिजिन कैसी कही जाएगी, एक्टोडर्मल ओरिजिन कही जाएगी। इसको मिटाओ, ओरिजिन क्या कही जाएगी, एक्टोडर्मल ओरिजिन कही जाएगी। कैसी ओरिजिन होगी, एक्टोडर्मल ओरिजिन। अगर मीजो देखो, एक्टोडर्म मतलब क्या, एक्टोडर्म मतलब यहां मतलब इसका लिख लो। एक्टोडर्म मतलब क्या कि ये बॉडी का कौन सा लेयर बनाती है, आउटर लेयर बनाती है। कौन सा लेयर बनाती है, आउटर लेयर। जैसे ये स्किन वगैरह बनी ना, तो ये कौन सी लेयर बनी है, आउटर लेयर। तो उनकी ओरिजिन आउटर लेयर जो होती है, उसी आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। तो जो बॉडी का आउटर लेयर होगा उसकी ओरिजिन कैसी होगी, एक्टोडर्मल। जो मिडिल लेयर होती है, अगर बॉडी किससे, मीजोडर्म मतलब समझ रहे हो, मीजोडर्म मतलब यहां पे किसकी लेयर की बात करेंगे, मिडिल लेयर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मिडिल लेयर की। और एंडोडर्म मतलब समझ रहे हो, इनर लेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनर। तो एक्टोडर्मल मतलब आउटर लेयर, मेसोडर्मल मतलब मिडिल लेयर और एंडोडर्मल मतलब इनर लेयर। तो अगर बॉडी की आउटर लेयर की बात कर रहे हैं कि वो किससे बनी है, तो उस ओरिजिन को आप क्या कहोगे, एक्टोडर्मल ओरिजिन कहोगे। अगर बॉडी मिडिल लेयर से बनी होगी तो उस पार्ट को आप कहोगे कि उसकी ओरिजिन कैसी है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। कैसी है, मेसोडर्मल, जैसे ब्लड का। और जो इनर वाले से बना होगा आप कहोगे इसकी ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। कैसी ओरिजिन है, एंडोडर्मल। तो ये ओरिजिन्स होती हैं। बात समझ आई, क्लियर हुआ यहां तक कॉन्सेप्ट। तो ये तो किसके केस में हो गया, केवल ब्लड के केस में, कि ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरी चीज, कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वो क्या है, हीमोग्लोबिन। क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, लास्ट के लेक्चर में बहुत क्लियर बताया है, लेकिन यहां भी देख लो, क्योंकि ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में या रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरी चीज हमने कही कि इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्मल। तो मेसोडर्मल वर्ड ही नहीं समझ में आया होगा आधे लोग को। तो मेसोडर्मल मतलब क्या कि ब्लड इज फॉर्म्ड बाय द मिडिल लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, ये आपका एम्ब्रियो है, जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, क्या हो रहा था, जब डेवलप हो रहा था, तो इसके डेवलपमेंट के टाइम पे, किस टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे क्या बना, जब डेवलप हुआ तो क्या बनी, एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या बनी, एम्ब्रियोनिक लेयर। कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर है, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो आउटर लेयर होती है उसको एक्टो कहते हैं अपन, जो मिडिल लेयर होती है उसे मेसो कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एंडो कहते हैं। तो अगर बॉडी का कोई भी पार्ट एक्टोडर्म से बना है तो ओरिजिन कैसी होगी, हमेशा उसकी एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी। अगर बॉडी का कोई भी पार्ट इसके एम्ब्रियोनिक लेयर के मेसोडर्म से बना है तो ओरिजिन कैसी है, मेसोडर्मल है। अगर एंडोडर्म से बना है तो ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल है। बात समझ आई, क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक। अब ये एम्ब्रियो कहां से आ गया सर, तो कोई खास चीज नहीं, देखो इधर
मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग में होता है ह्यूमन के केस में, ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इसमें मेल से मेल गैमेट स्पर्म आया, फीमेल से फीमेल गैमेट ओवम आया, दोनों फ्यूज कर गए तो क्या बन गया, जाइगोट बना। अब जब ये जाइगोट डेवलप होता है, क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है, तो इसी के डेवलप होने से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर ये एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक लेयर, और फिर एम्ब्रियोनिक लेयर से एक्टोडर्म बॉडी के आउटर पार्ट को बना देगी, आउटर लेयर को, मेसोडर्म बॉडी के मिडिल लेयर को बना देगी, और एंडोडर्म बॉडी के इनर लेयर को बना देगी, और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ब्लड की ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। बात समझ आई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लो, पहले फटाक से ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, आगे क्या देखना है, अब इसको अपन हटा रहे हैं, ठीक है, ये लाइन हटा रहा हूं क्योंकि यहां पे कुछ समझाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना, तो ये लाइन अभी हटा रहा हूं। अब देखो यहां पे समझो इस चीज को, थोड़ा समझो बस, कुछ खास नहीं है। देखो जो ब्लड है, ब्लड को बेसिकली, अभी तो हमने कहा कि जो सर्कुलेटरी मीडियम है अपन का, दो सर्कुलेटरी मीडियम अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक ब्लड डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा लिम्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ब्लड होगा, क्या होगा, जो ब्लड होगा, ये ब्लड क्या होता है, दो कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट होता है। किससे कंस्टिट्यूट होता है, दो कंपोनेंट, कौन कौन से, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसेल्स। तो यहां पे लिख लिएगा कि ब्लड जो है, दैट ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ, ब्लड क्या है, दैट इज ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ब्लड दो कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है। कौन कौन से कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट होगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज, ब्लड के केस में पहला कंपोनेंट कौन सा है, अभी बताया, दैट इज ब्लड प्लाज्मा। पहला कंपोनेंट ए जो होगा दैट इज ब्लड प्लाज्मा, ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, क्या है, ब्लड प्लाज्मा। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड प्लाज्मा के बाद, दूसरा कंपोनेंट जो होता है ये होता है ब्लड कार्पोसेल्स। ये क्या होता है, ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स। तो दो कंपोनेंट हैं, एक ब्लड प्लाज्मा है और दूसरा क्या है, ब्लड कार्पोसेल्स है। पहला ब्लड प्लाज्मा, दूसरा क्या है, दैट इज ब्लड कार्पोसेल्स। दो कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार बना दो, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे जो ब्लड प्लाज्मा होता है, इसको सही से लिख लो, ब्लड कार्पोसेल्स होता है, ठीक है, ब्लड कार्पोसेल्स। जो ब्लड प्लाज्मा है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा के। तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, कितने कंपोनेंट्स हुए इसके, तीन कंपोनेंट्स हुए। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अच्छा एक चीज और, जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये पूरे ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, इट फॉर्म 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का 55% पार्ट बनाएगा। कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 55%। पूरे ब्लड का 55% पार्ट कौन बनाएगा, ब्लड प्लाज्मा बनाएगा। और जो ब्लड कार्पोसेल्स है ये कितना पार्ट बनाता है, बचा कितना, 45%। कितना बचा, 45। ये 100% ब्लड था, इस 100% ब्लड का 55% पार्ट कौन बनाएगा, 55% पार्ट जो है वो ब्लड प्लाज्मा बनाएगा, और 45% पार्ट जो होगा वो कौन बनाएगा, ब्लड कार्पोसेल्स बनाएगा। क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज देखो, जो ब्लड प्लाज्मा है, क्या है, ब्लड प्लाज्मा, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन कैटेगरीज में। तो इसको तीन कैटेगरीज के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से तीन कंपोनेंट होते हैं, देखो फटाफट। तो तीन कंपोनेंट इसके हैं, कौन कौन से तीन कंपोनेंट हैं, फर्स्ट होता है इसका वाटर, पहला कंपोनेंट है दैट इज वाटर। दूसरा कंपोनेंट जो होता है दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है दैट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तीसरा कंपोनेंट क्या है, दैट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फटाफट एक बार लिख लो। पहला कंपोनेंट क्या है, वाटर है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है। तीसरा कंपोनेंट क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। बात समझ में आई, कितना कितना परसेंट पार्ट बनाएगा। अब यहां पे ध्यान दो,
100% का 55% था, अब ये 55% हम 100% मानेंगे, इसका कितना पार्ट ये बना रहे हैं। तो देखिए ब्लड प्लाज्मा का जो 90% पार्ट होता है, कितना परसेंट पार्ट, 90% पार्ट वो वाटर बनाता है, ठीक है। से 90 या 90 से 92% कर लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। 90 से 92% पार्ट कौन बनाता है, वाटर बनाता है। 7 से 8% पार्ट कौन बनाता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट बनाता है। और 1 से 2% पार्ट कौन बनाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनाता है। तो वाटर कितना परसेंट बनाया, 90 से 92। तो कई बार पूछा गया है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में किसका है। आपके बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशन लेवल पे कई बार इसका सीक्वेंस पूछा गया है कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस क्या होगा। तो अब आप कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हो, ये 92% तो मैक्सिमम ये है, इससे कम 7 to 8% ऑर्गेनिक ये है, और सबसे कम कौन होता है, इनऑर्गेनिक। तो मैक्सिमम कंपोनेंट कौन बनाता है इसका, वाटर, और मिनिमम कंपोनेंट कौन बनाता है इसका, इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनाता है। कौन बनाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब यहां पे देखो वाटर जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, मेंटेन, इसका फंक्शन लिख लो, ये क्या करता है, मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, बीपी को मेंटेन करता है। अभी डाउट मत क्रिएट करो, अभी तो हो रहा होगा, हो सकता है ना मालूम हो किसी को ब्लड प्रेशर क्या, कोई दिक्कत नहीं। अपकमिंग पार्ट ऑफ लेक्चर जो है उसमें हम ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, पल्स रेट पढ़ेंगे, सिस्टोलिक डायस्टोलिक पढ़ेंगे, हार्ट में सब पढ़ना अपने को, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सिस्टोलिक डायस्टोलिक पढ़ेंगे, कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, कब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे हार्ट वाले पार्ट में, बात समझ में। बट अभी इतना समझो कि वाटर ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बॉडी में मेंटेन करता है। दूसरा है ऑर्गेनिक सॉल्ट। ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या होता है, देखो यहां पे ऑर्गेनिक सॉल्ट में बेसिकली क्या आता है, प्रोटीन आता है। क्या आता है ऑर्गेनिक सॉल्ट में, प्रोटीन आ रहा होता है। कौन आता है, प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाओ यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। इसी में 2 प्रोटीन होती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग समझ लो, कहीं भी इंजरी होती है बॉडी में तो बॉडी से इंजरी होने के मैक्सिमम 3 to 4 मिनट, 3 से 4 मिनट में ही ब्लड क्लॉट कर जाता है। कितने मिनट में ब्लड क्लॉट करता है, 3 से 4 मिनट में ही ब्लड क्लॉट कर जाता है। क्यों क्लॉट कर जाता है बताओ, क्लॉट इसलिए कर जाता है क्योंकि वहां पे प्रोटीन होती है, और उसी को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन सी प्रोटीन होती है, देखो फटाफट यहां पे। फर्स्ट प्रोटीन होती है दैट इज एल्ब्यूमिन। फर्स्ट प्रोटीन कौन सी है, दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। सेकंड प्रोटीन क्या होती है, दैट इज ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट प्रोटीन क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और नेक्स्ट क्या है, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन। थर्ड क्या है, थर्ड फाइब्रोनोजन हो गया। फोर्थ क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपकी प्रोटीन्स होती है। अब इसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज याद रखिएगा कि एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहने का मतलब क्या, कि यही क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट कराते हैं। तो जो आपका फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड को क्लॉट कराएंगे। तो यहां पे फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है, और एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो क्लियर हो गया कि एल्बुमिन अपन का क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा। और जो इंजरी होती है टिश्यू में, टिश्यू के इंजर्ड होते ही ब्लड क्लॉट कर जाता है 3 से 4 मिनट में, वो क्लॉटिंग कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन करता है क्लॉटिंग, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन करता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलो, यहां पे ये ऑर्गेनिक सॉल्ट था। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं, देखो इनऑर्गेनिक में बेसिकली कौन आते हैं, मिनरल्स आते हैं। कौन आते हैं, मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, देखिए यहां पे, पहला सोडियम होगा, दूसरा क्लोरीन होता है, तीसरा मैग्नीशियम होता है,
चौथा बाइकार्बोनेट होता है और पांचवा कार्बोनेट होता है। बात समझ आए? तो कौन कौन से होंगे? सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, मैग्नीशियम होगा, कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा। बात समझ में आई? तो सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। बात समझ में आई? बात समझ में आई यहां तक? ये आपका कंपोनेंट खत्म हो गया किसका? ब्लड प्लाज्मा का। अब जो ब्लड कार्डियोसेल्स होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ब्लड कार्डियोसेल डिस्कस किया जाएगा, तो वहां पे डिटेल करूंगा आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रही है इस चीज को भी अपन उसी लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो बात समझ में? तो आज अपन ने क्या क्या खत्म कर लिया? बेसिकली आज क्या क्या लेक्चर में खत्म हुआ? सबसे पहली चीज आज स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था? सर्कुलेशन को डिस्कस किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन में कैसे हो रही है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? और पहला कंपोनेंट अपन ने खत्म भी कर लिया, किसका? सर्कुलेटरी मीडियम का पहला पार्ट ब्लड खत्म हो गया। बात समझ में आई? नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉट कैसे होता है पूरा समझाया जाए, कोई टेंशन नहीं। अभी तो बस इतना बताया कि ब्लड क्लॉट करता है हाइड्रोजन प्रोथ्रोम्बिन, कैसे करता? हाउ? डाउट क्रिएट होगा ना सर ऐसा क्या हो जाता है 3 से 4 मिनट में कि पूरा का पूरा ब्लड क्लॉट कर जाता है। और एक चीज और डाउट क्रिएट होती है बच्चों को, डाउट ये क्रिएट होती है सर आप कह रहे हो कि इंजरी हुई, ब्लड रिलीज हुआ तो ब्लड क्लॉट हो गया, लेकिन वेसल्स के अंदर ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता? बताओ। वेसल्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर तो फ्लो कर रहा है ना आर्टरी वेन में, वहां क्यों नहीं क्लॉट हो जाता? क्यों? इंजरी होने के बाद ही क्लॉट होता है। बॉडी से जब रिलीज होता है ब्लड तभी क्लॉट होता है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसमें डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। तो डोंट स्किप दिस, डोंट स्किप द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर स्किप मत करिएगा, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश और न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं उसको। ठीक है, दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? ब्लड कार्डियोसेल्स को पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश एंड न्यू टॉपिक के साथ। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।